फिर अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बाई एम एन श्रीनिवास। तो पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए पहला पर्सपेक्टिव है इंडोलॉजी का। इसके मेन जो सोशियोलॉजिस्ट हैं जी.एस. घुरे हैं, इनका हम देख चुके हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। एम एन श्रीनिवास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो इनका क्या कहना है कि फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इंस्टीट्यूशंस, देयर आर इंस्टीट्यूशंस इंडियन सोसाइटी के अंदर जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला कि फील्ड रिलाइड मोर ऑन फील्ड वर्क। जैसे जी.एस. घुरे ये टेक्सचुअल वर्क पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, बट एम एन श्रीनिवास फील्ड वर्क पे रिलाई करते हैं, राइट। ये फील्ड में जाके वहाँ पे रह के फिर स्टडी करने के पक्ष में है। फिर आते हैं फॉलोअर्स ऑफ जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के फॉलोअर्स हैं उसमें कौन कौन आते हैं। तो मेन थिंकर हैं एम एन श्रीनिवास, ठीक है। एस सी दुबे इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉलोअर ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट एंड आई.पी.डी. मतलब आई.पी. देसाई। तो एम एन श्रीनिवास इनिशिएटेड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। तो इन्होंने बोला कि इंडक्टिविज्म को इन्होंने बोला कि वी शुड फॉलो द इंडक्टिविज्म अप्रोच इन ऑर्डर टू स्टडी द इंडियन सोसाइटी। सो माइक्रो सोशियोलॉजिकल जनरलाइजेशंस ऑन माइक्रो एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट्स। जैसे माइक्रो एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट के बेसिस पे इन्होंने माइक्रो लेवल पे सोशियोलॉजिकल जनरलाइजेशन करने की कोशिश करी। देन टेक्स्ट टू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, ही मूव फ्रॉम टेक्स्ट टू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। इनसे पहले जो जी.एस. घुरे थे, ही वॉज फॉलोअर ऑफ दिस टेक्सचुअल मेथड्स, राइट। तो यहाँ से ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ मूव किया, मतलब फील्ड स्टडी की तरफ इन्होंने रुझान किया एम एन श्रीनिवास ने। फिर ये फील्ड स्टडी कहाँ पे की, कुर्ग की एक स्टडी इन्होंने करी, जहाँ पे उन्होंने बताया कि देयर इज सिमिलैरिटी इन रिलीजियस रिचुअल्स। फिर आते हैं डायनेमिक्स ऑफ, इनका दूसरा जो स्टडी है वो है डायनेमिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम। तो ये डायनेमिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम में उन्होंने स्टडी किया। फिर उसके बाद है कि न्यू कॉन्सेप्ट्स लाइक ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन। तो इस तरह के नए कॉन्सेप्ट से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर इनका जो वर्क है वो बेसिकली 5 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो पहला है कि सोशल चेंज। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो सोशल चेंज के बेसिस पे उन्होंने क्या काम किया। तो उन्होंने बोला कि जो ब्राह्मणाइजेशन है, ब्राह्मणाइजेशन को उन्होंने बोला संस्कृताइजेशन मतलब ब्राह्मणिक प्रैक्टिसेस को दूसरे जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड संस्कृताइजेशन। देन वेस्टर्नाइजेशन इज़, फिर उन्होंने बोला वेस्टर्नाइजेशन क्या है कि जो 150 साल का जो हमारा इंडिया के ऊपर 150 साल से ज़्यादा जो उन्होंने राज किया ब्रिटिशर्स ने, तो उसकी वजह से क्या हमारे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ में क्या बदलाव आए, तो उसके लिए उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो वेस्टर्नाइजेशन 3 टाइप का है कि प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन, सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन एंड टर्जरी वेस्टर्नाइजेशन। ये दिस इज क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इंटरैक्शन। देन कम्स सेक्युलराइजेशन। सेक्युलराइजेशन की स्टडी के लिए उन्होंने कुर्ग का स्टडी किया और वहाँ पे उन्होंने संस्कृताइजेशन का टर्म दिया। देन रामपुरा विलेज का स्टडी किया उन्होंने। रामपुरा विलेज कहाँ पे, मैसूर का एक विलेज है। इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया डोमिनेंट कास्ट का। तो सोशल चेंज के बेसिस पे उन्होंने क्या क्या, एक तो संस्कृताइजेशन, ब्राह्मणाइजेशन, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन और डोमिनेंट कास्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने सोशल चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बताए। फिर रिलीजन इन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया कि प्रोसेस ऑफ इमिटेशन ऑफ लाइफ स्टाइल एंड रिचुअल्स ऑफ ब्राह्मण्स इज कॉल्ड ब्राह्मणाइजेशन। तो देयर इज ब्राह्मणाइजेशन के बारे में उन्होंने सेड कि व्हाट इज ब्राह्मणाइजेशन इज द इट्स अ प्रोसेस ऑफ इमिटेशन एंड लाइफ स्टाइल एंड रिचुअल्स ऑफ ब्राह्मण्स इज कॉल्ड ब्राह्मणाइजेशन। देन इन कंटेक्स्ट ऑफ विलेज स्टडी ही कंडक्टेड विलेज स्टडी। विलेज स्टडी में उनका एक बुक है जिसका नाम है रिमेंबर्ड विलेज। तो इसमें उन्होंने रामपुरा विलेज का स्टडी किया। मैसूर के अंदर एक रामपुरा विलेज है, वो वहाँ पे उन्होंने डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट वहाँ से रिवाइव किया रामपुरा विलेज से। किताब का नाम था रिमेंबर्ड विलेज। तो उनका कास्ट के ऊपर क्या व्यू था,
तो उन्होंने बोला कि कास्ट होता है, एक तो कास्ट होता है और कास्ट भी कई मल्टीपल सब कास्ट्स में डिवाइडेड हैं इंडिया के अंदर। फिर डोमिनेंट कास्ट के ऊपर उन्होंने क्या बोला कि डोमिनेंट कास्ट का फीचर क्या है कि HILANE हाईलैंड। तो छः फीचर्स हैं डोमिनेंट कास्ट के कि क्या है। पहला है कि एच से कि हायरार्की, डोमिनेंट कास्ट के अंदर क्या होगा, हायरार्की में टॉप लेवल पे आएंगे। और आई से है कि इनकम जो सोर्स है वो अर्बन सोर्स ऑफ इनकम है। लैंड से, एल से लैंड, मतलब लैंड ओनरशिप उनके पास रहेगी। ए से है एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में उस कास्ट के लोग हाई, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी में रहेंगे, तो वो डोमिनेंट कास्ट कहलाएगा। फिर आते हैं एन, एंड एन से है कि नंबर ज़्यादा रहेगा, इन टर्म्स ऑफ नंबर हाई पॉपुलेशन इज़ देयर ऑफ दिस पर्टिकुलर कास्ट। सो एंड देन ई से है एजुकेशन, एजुकेशन कौन सा, वेस्टर्न एजुकेशन उनको प्राप्त है, तो वो डोमिनेंट कास्ट कहलाएंगे। इन ये 6 फीचर्स में से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है फॉर बीइंग अ डोमिनेंट कास्ट। पहला तो है कि उनके पास लैंड ओनरशिप होनी चाहिए, दूसरा कि नंबर उनका ज़्यादा होना चाहिए, तीसरा कि पॉलिटिकल पावर में उनका क्या हिस्सा है। तो ये डोमिनेंट कास्ट का स्टडी हो गया। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या है। एम श्रीनिवास के क्रिटिसिज्म है कि पहला तो है कि व्यूज़ कम अक्रॉस एज अपर कास्ट व्यू। इनका जो व्यू है वो कौन सा व्यू है, अपर कास्ट व्यू। हिज व्यूज़ आर हिंदुआइज्ड एंड नॉट सेक्युलर, हिज व्यूज़ आर हिंदुआइज्ड एंड नॉट सेक्युलर। देन संस्कृताइजेशन इन डोमिनेंट कास्ट पुट हिम क्लोज टू द हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। तो ये डोमिनेंट कास्ट और संस्कृताइजेशन के कॉन्सेप्ट से उनको क्या लेके जाता है कि इट इज़ मेकिंग द स्टडीज़ ऑफ एम श्रीनिवास एज हिंदुत्व आइडियोलॉजी और कल्चरल नेशनलिज्म की तरफ। देन वाई सिंह ने क्रिटिसाइज़ किया है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑफ एम श्रीनिवास इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, दैट इज इंडिया चेंजेस एट लोअर पेस दैन वेस्ट। वाई सिंह का कहना है कि इन्होंने, एम श्रीनिवास ने को ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो स्लो चेंजेस आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोप, बट ऐसा नहीं है, इंडिया इज़ ऑल्सो चेंजिंग इन अ फास्ट मैनर। फिर वाई सिंह का अनदर क्रिटिसिज्म है कि इंडियन सोसाइटी इज़ रैपिडली चेंजिंग ड्यू टू मेनी फैक्टर्स लाइक इस्लामाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड विलेजेस आर नो लॉन्गर माइक्रो। तो बेसिकली ये बोलते हैं कि विलेजेस इंडियन सोसाइटी के चेंज होने के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। और फिर बोलते हैं कि मैत्री चौधरी एक हैं, मैत्री चौधरी, इनका कहना है कि एम श्रीनिवास फेल्ड टू अंडरस्टैंड द चेंजेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो ये है कि इस एम श्रीनिवास ने बोला कि चेंजेस 2 तरह से हो रहे हैं, एक तो वेस्टर्नाइजेशन से हो रहा है और संस्कृताइजेशन से हो रहा है। तो मैत्री चौधरी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, चेंजेस ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी हो रहे हैं और फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से भी चेंजेस हुए हैं। देन गेल ऑम्वेट का क्रिटिसिज्म है कि एम श्रीनिवास कुड नॉट एक्सप्लेन वाई दलित्स कुड नॉट बिकम डोमिनेंट कास्ट इन स्पाइट ऑफ नंबर्स। तो गेल ऑम्वेट जो कि सब अल्टर्न सोशोलॉजिस्ट हैं, इनका कहना है कि दलित तो बहुत ज़्यादा संख्या में थे लेकिन फिर भी वो डोमिनेंट कास्ट क्यों नहीं बन पाए, इस बात का आंसर एम श्रीनिवास जी के पास नहीं है। गेल ऑम्वेट का कहना है। देन एम श्रीनिवास डज नॉट एक्सप्लेन मोबिलिटी ऑफ नॉन हिंदू सोसाइटी कम्युनिटीज़। देन वेरियस कास्ट्स केम टुगेदर टू ओवर पावर डोमिनेंट कास्ट। ओके, सो देयर इज एग्जाम्पल कि वेरियस कास्ट केम टुगेदर टू ओवर पावर द डोमिनेंट कास्ट। जैसे खाम ओवर पावर्ड MY, जैसे माई एंड खाम का स्टडी जो है इस पर पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट कास्ट को ओवर पावर कर सकते हैं। देन जैसे एग्जांपल है कि पाटीदार्स को ओवर पावर किया गया वहाँ पे, पाटीदार्स बीइंग अ डोमिनेंट कास्ट वाज ओवर पावर्ड इन गुजरात। दीपांकर गुप्ता की स्टडी है ये। देन योगेश अटल का क्रिटिसिज्म है कि डोमिनेंट कास्ट हैज़ डिफरेंट मीनिंग एट डिफरेंट लेवल। ऐसा नहीं कि डोमिनेंट कास्ट एक जैसे विलेज लेवल पे एक फैमिली पर्टिकुलर फैमिली डोमिनेट कर सकती है, स्टेट लेवल पे एक पर्टिकुलर कास्ट डोमिनेट कर सकता है, नेशनल लेवल पे कई सारे डोमिनेंट कास्ट हो सकते हैं। बट एम श्रीनिवास डिड नॉट डिफाइन वेयर डोमिनेंस इज़, मतलब डोमिनेंट कास्ट का किस लेवल पे बोलेंगे, विलेज लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ये डेफिनेशन एम श्रीनिवास जी ने नहीं दिया। ये योगेश अटल का क्रिटिसिज्म है। अब आते हैं अगला कि अदर स्टैंडर्ड क्रिटिसिज्म। अच्छा,
किसी भी फंक्शनलिस्ट का क्रिटिसिज्म आप दे सकते हैं कि जैसे कि फंक्शनलिस्ट क्या बोलता है कि स्टेटस को मेंटेन रहे सोसाइटी में, क्योंकि वो तो फंक्शनल है। फिर टेलियोलॉजी इज अनदर क्रिटिसिज्म। देन फंक्शनलिस्ट इग्नोर्स कॉन्फ्लिक्ट। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फंक्शनलिस्ट बोलते हैं कि नहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब सही चल रहा है। देन टेंडेंसी टू जनरलाइज, फंक्शनलिस्ट हैज़ अ टेंडेंसी टू जनरलाइज थिंग्स। जैसे ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में फंक्शनल हो कोई चीज़, लेकिन दूसरे पर्टिकुलर एस्पेक्ट में डिसफंक्शनल हो सकता है, बट फंक्शनलिस्ट इसको इग्नोर करते हैं और वो बोलते हैं जनरलाइजेशन कर देते हैं।